हरे कृष्णा। आज हम लोग एफएम शुरू करने जा रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बट अगर सब्जेक्ट का पूरा नाम देखें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दैट मींस इसमें दो पार्ट हैं, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एफएम का पार्ट है और एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एसएम का पार्ट है। मॉड्यूल 2 में है, पेपर नंबर 8 है, आखिरी पेपर है पेपर नंबर 8 एग्जीक्यूटिव का। और ये पेपर 100 नंबर का है। वो बात अलग है, सभी पेपर 100 नंबर के हैं। एमसीक्यू पेपर है, +1 और करेक्ट आंसर्स, -0.25। नेगेटिव मार्किंग है रॉन्ग अगर आप करते हैं तो, और 0 मिलेंगे अगर आप बिल्कुल कोरा कागज छोड़ के आएंगे तो। जो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करके आएंगे उसके 0 मिलेंगे। अच्छा, एफएम और एसएम, मैं आपको इसमें से एफएम का पोर्शन पढ़ाऊंगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर है कितने मार्क्स का? एफएम है 60 मार्क्स का बेटा। तो पता है आपको एसएम कितने मार्क्स का होगा? क्या बात है, अब आप समझदार हो गए, अब तो एग्जाम दे आओ। एसएम है 40 मार्क्स का। एफएम में क्या पढ़ने वाले हैं उससे पहले पहले तो ये समझिए ये होता क्या है, इसी को समझना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो सुनो मेरी बात को, अभी ना आप छोटे हो, पढ़ाई कर रहे हो, हालांकि अभी भी आपके जीवन में बड़ी टेंशन्स होती हैं, है ना। लोग कहते हैं अभी तो तुम्हारे जीवन में है ही क्या, बट आप किस दौर से गुजर रहे हो उम्र के इस पड़ाव में और क्या क्या दिक्कतें हैं, है ना, वो आप ही समझ सकते हो कि कुछ खरीदने का मन करता है, नहीं खरीद पाते, या कुछ भी जैसा ऐसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एक जो और दिक्कत है कि भैया अभी पढ़ना है, पास होना है ना, पैसे कमाने, अभी कई बार नहीं मन मारना पड़ता है, आईफोन लेना है। अब घर वाले कह रहे नहीं आईफोन नहीं दिलाएंगे भाई, अब आप कह रहे टशन नहीं पड़ता है ना। ये लड़के कह रहे बढ़िया हमको बाइक दिलाओ, वो घर वाले स्कूटी पे प्लस दिला दे रहे हैं, लियो बेटा। तो थोड़ा सा मन मारना पड़ता है कि कहीं ना कहीं पैसे की दिक्कत है। अच्छा, कल को जब आप बन जाओगे, जॉब करोगे, प्रैक्टिस करोगे, पैसा ही पैसा होगा, तो ये उस समय का जो दौर होगा, उस समय चिंताएं होंगी कि नहीं होंगी? कह रहे ज्यादा होंगी, बिल्कुल सही है। देखो चिंता तो चिता तक रहती है मतलब चिंता तो आखिरी दम तक रहनी है, लेकिन साहब चिंता का ना, चीजें चिंता अलग तरीके की हो जाएगी। अभी क्या है, अभी पैसा नहीं इस बात की चिंता, तब पैसा ज्यादा होगा तो भी चिंता होगी, समय नहीं होगा, बिल्कुल। लेकिन जरा समझिए, पैसे से अगर बात करें, पैसा कमाना एक बात है और पैसे को मैनेज करना एक बात है। अपने यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, अच्छा सब अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, कोई बहुत अमीर घर से आता होगा, कोई मिडिल क्लास से, कोई उससे भी नीचे से, मतलब हम लोग पूछेंगे नहीं किसी से कुछ भी। बट एक चीज जरा आप समझिएगा, ये आपने नोटिस भी करी होगी, जो आपके घर में जो आमतौर पे मम्मी वगैरह क्या करती हैं कि अगर मान लो पापा किसी के 1 लाख कमाते हैं तो उनको पता है कि भाई हमें 1 लाख में घर चलाना है। आप वैसे वर्षा भी कर सकते हैं कि हो सकता है मम्मी वर्किंग हो, पापा हाउस वाइफ हो, हाउस हस्बैंड, तो जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो मान लीजिए वो 1 लाख कमाते हैं तो उनको पता है 1 लाख में घर चलाना है, 50,000 कमाते हैं 50,000, किसी का 10,000 आता है 10,000, कोई 5,000 में भी अपना घर चला रहा है, कोई 2,000 में भी घर चला रहा होगा। उनको पता है कि भैया इतने हमारा रिसोर्सेज हैं, हमें इतना में काम करना है। मानते हैं कि नहीं? इंडिया के अंदर हर तरीके के लोग मौजूद हैं। आपको पता है मम्मी लोग आमतौर पे सबसे अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती हैं, बिना पढ़े हुए। आमतौर पे मैं मान रहा हूं कि नहीं पढ़ा है उन्होंने, एफएम नहीं पढ़ा कभी, लेकिन तब भी वो सबसे अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर 10,000 रुपए महीने की तनख्वाह आई तो हमें पूरे 10,000 में पूरा महीना चलाना है। हमें पेपर वाले का भी बिल देना है, हमें न्यूज मतलब क्या कहते हैं दूध वाले का भी बिल देना है, बिजली का भी देना है, बच्चे की स्कूल की फीस भी देनी है, कोचिंग की फीस भी देनी है, हारी बीमारी के लिए भी बचा के रखना है, ये भी करना है, नए कपड़े भी दिलवाने, इसका बर्थडे आ रहा है, दिवाली आ रही है, ये आ रही वो आ रही। ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये तो लेकिन घर की बात हो गई। अब बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस में भी तो साहब बात सेम है, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, आपको उस लिमिटेड रिसोर्सेज में बेस्ट करना है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, मेरे को पता है कि यार आज की तारीख में अगर मैं ना एक बहुत बढ़िया लेवल का स्कूल खोलता हूं, जिसमें सबको स्विमिंग पूल, जिम, है ना, बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल कोर्ट, क्रिकेट, पढ़ाई हो ना हो,
ये सारी अगर एक्टिविटीज हैं बहुत बढ़िया लेवल पे अगर मैं खोलता हूं तो साहब बहुत अच्छा चलेगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, रिसेशन जल्दी आता ही नहीं उस बिजनेस में। मेरे को पता है, मैं लेकिन करता क्यों नहीं? मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं आपके साथ, मैं ये क्यों नहीं करता? पैसा नहीं है ना। पता तो बहुत कुछ, पैसा होना चाहिए ना खोलने के लिए, कि भाई ऐसा स्कूल मान लो 2 4 5 करोड़ में खुलता है, 2 4 10 रुपए की बात होती तो बात अलग थी। रिसोर्सेस, सभी के पास सीमित रिसोर्सेज हैं, चाहे कोई भी हो। उतने सीमित रिसोर्सेज में कैसे काम करें, क्या काम करें, ये सब कुछ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी फाइनेंस को मैनेज करने की कला सिखाएगा ये सब्जेक्ट आपको। इसमें आप ये भी पढ़ेंगे कि मान लीजिए हमें एक नया व्यापार खोलना है और हमें उस नए व्यापार में 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो वो 10 लाख रुपए हम कहां से लाएं? अपना पैसा लगाएं अगर हमारे पास हो तो, कि हम इक्विटी शेयर से पैसा लाएं, कि प्रेफरेंस शेयर से पैसा लाएं, डिबेंचर से लाएं, बैंक से लोन लें, क्या करें? क्योंकि कहीं से भी आप पैसा लाएंगे तो बदले में आपको एक कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, कुछ देना भी पड़ेगा। जैसे इक्विटी शेयर से लेकर के आते हैं तो डिविडेंड देना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर से लाते हैं तो कहीं ना कहीं फिक्स पहले ही डिविडेंड तय हो जाता है कि लेट से हम 12% 13% डिविडेंड आपको देंगे। डिवेंचर्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बैंक को लोन पे ब्याज देना पड़ेगा। कहां से पैसा लाए? चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, या क्या कॉम्बिनेशन रखें अपने यहां पे? और पैसा अगर ला भी रहे हैं तो उस पैसे को कहां इन्वेस्ट करें? पैसा लिमिटेड है तो उस पैसे से ये कैलकुलेटर बनाने का व्यापार करें कि ये पेन बनाने का व्यापार करें? व्यापार कौन सा करें? लिमिटेड अगर पैसा है, आपको ये सब कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाएगा। एक बात आपको बताऊंगा, जब आप छोटे होंगे स्कूल में, कोविड वाला बैच तो नहीं है ना ये स्कूल का, इन्होंने घर में बिताया नहीं, स्कूल में एक पढ़ाया जाता है आइडल डेट टू इक्विटी रेशियो। कभी सुना है आपने? कितना पढ़ाया जाता है अगर किसी को याद हो तो? 2:1 पढ़ाया जाता है आइडल डेट टू इक्विटी रेशियो, है ना? ये स्कूल में आमतौर पे इतना पढ़ा रहे हैं स्कूल वाले, ठीक है, अच्छी बात है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि अगर हमको 3 रुपए की जरूरत है तो 2 रुपए डेट से लाएं, दैट इज डिबेंचर या लोन्स वगैरह के थ्रू, और 1 रुपए इक्विटी से लाएं, 2:1 का मतलब ये। लेकिन अगर ये बात सही होती तो इसमें इस चैप्टर की जरूरत ही नहीं होती। एक चैप्टर है हमारे सामने दिख रहा है हमको, सोर्सेस ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड, कहां से पैसा ला सकते हैं, उसकी कॉस्ट क्या होगी। अगर ये पता होता, मतलब पता तो है ही, लेकिन अगर ये सही होता तो यहां पे केवल कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता। हम तो कहते हैं आपसे कि भाई पैसा कहां से लाना है, 2:1। मैं छोड़िए, अगर आप मान लीजिए रिक्शे में जा रहे हैं, अगर क्या करने जा रहे हो, आप कह रहे भाई समझने जा रहे हैं सर से व्यापार शुरू करना है, पैसा कहां से लाएं? कह रहा कितने रुपए की जरूरत है? आपने कहा 3 लाख। कह दत्त तेरे की वापस चलो, 2 लाख रुपए डेट से चाहिए, 1 लाख इक्विटी चाहिए, 2:1 वापस चलो। आप समझे? वो आइडियल था, बट पिक्चर अलग है। या एक चीज और, जैसे हम सभी लोग ने, आप सभी लोग कंपनी लॉ के जानकार हैं, थोड़ा थोड़ा तो जानकार हैं। हमको जरा बताइएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना जरूरी होता है कि कंपनी की डिस्क्रिप्शन पे होता है? कंपनी की डिस्क्रिप्शन पे होता है, जाहिर सी बात है, प्रॉफिट है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करते हैं, है ना? ये सब आप जानकार है। ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल सुनो। नहीं देंगे तो कोई लॉ नहीं वायलेट किया आपने, कोई कानून नहीं तोड़ा, आपको जेल नहीं हो जाएगी, नहीं देंगे कोई बात नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली जरा सुनो, मान लो आपका खुद का पैसा है, मान लो आपकी जेब में 10,000 रुपए हैं, आपके पास, आपको पैसे इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करने हैं। आपके पास दो कंपनी के ऑप्शन है, कंपनी ए के और कंपनी बी के, कि कंपनी ए के इक्विटी शेयर खरीद लें या कंपनी बी के। कंपनी ए जो है डिविडेंड नहीं देती, कंपनी बी डिविडेंड देती है। आपका अपना पैसा है, खून पसीने से मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, 10,000 रुपए है, दोनों में बाकी मान लेते सब कुछ सेम है, बाकी रिस्क क्राइटेरिया, दोनों का व्यापार सेम है ना, टर्नओवर सेम है, सब कुछ ठीक है। अगर हम मोटा मोटा बात करें, एक लेमैन की तरह बात करें, तो ए में लगाओगे कि बी में लगाओगे?
बी में लगाओगे। अगर गलती से किसी ने ए में लगा भी दिया, सोचो कंपनी ए में आपने वैसा लगा दिया, कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया या कमाया डिविडेंड नहीं दिया, जो आपकी इच्छा थी वो पूरी नहीं करी, आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि यार हमको 10% डिविडेंड चाहिए, कंपनी ने नहीं दिया, आप क्या करोगे? उसके शेयर्स बेच दोगे। वो तो आप फ्री हो ना, कोई ऐसी बाउंडेशन तो है नहीं। आपको पता है आप ही नहीं, जितने लोग उस कंपनी से सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो ह्यूमन टेंडेंसी जो है ना बड़ी अलग है। हम सभी के पास अब एक जो चीज है जो खो चुकी है वो है पेशेंस। खो चुका है ना? इसको आप घर पे कभी भी ट्राई करेंगे वो चला गया। लोग करेंगे क्या? इक्विटी शेयर्स बेचेंगे कि भैया जब तुम दे नहीं पा रहे हो, और बेच के दूसरी कंपनी खरीदेंगे। अब सोचो, इकोनॉमिक्स के भी आप जानकार हो, उसके जब शेयर्स बिकेंगे, लोग बेच रहे हैं, तो मार्केट में होगा क्या? सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड होगी नहीं, कंपनी के शेयर का प्राइस धड़ाम हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई भी कंपनी चाहेगी? नहीं चाहेगी। उसकी मार्केट में गुडविल रेपुटेशन खराब हो जाएगी, शेयर्स का दाम कम होगा, जो लैंडर्स होंगे जिन्होंने लोन दिया होगा वो भी अपना हाथ खींच रहे होंगे, भैया हमारा पैसा। रॉ मटेरियल जिससे उधार पे लाते थे, वो फिर अब हमने थोड़ा उधार पे देना बंद कर दिया है भैया। आप समझिए इस दुनिया में लोन उसी को मिलता है जिसको लोन की जरूरत नहीं होती। मेरे पास दिन में 50 कॉल आते हैं, मैं बजाज फाइनेंस से बोल रही हूँ, लोन ले लीजिए। मैं इससे बोल, हम कह रहे हमें नहीं जरूरत है, एक रिक्शे वाले को जरूरत है, आप दे दीजिए। देंगे? क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको पता है वो रीपे नहीं कर पाएगा, उसकी कैपेसिटी नहीं है। आप भी कई बार दुकान में जाते हैं, सपोज करिए आपके घर के आसपास कोई शॉप है, आप उससे रेगुलर सामान खरीदते रहते हैं, किसी समय आप गए, आपको कोई सामान खरीदना था, 100 200 500 रुपए कम पड़ गए, तो आमतौर पे वो दुकानदार क्या करता है? अगर वो आपको जानता है ठीक से अच्छे से कि दे देगा, तो वो क्या करता है? कहता है अरे ले जाइए, अरे 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 यार कोई बात नहीं, बाद में जब हो तब दे दीजिएगा, जब आएंगे तब दे दीजिएगा, तो आपको दे देगा। अच्छा, वो देख के देता है कि हम किसको उधार देना है किसको नहीं देना। उसको पता है उसने आपको दिया, तो बल्कि आप तब तक चैन नहीं, आपको बल्कि घर जाकर के पैसे लेके पहले दे देंगे, दीजिए अंकल लीजिए। और वहीं अगर उसको पता है ये दूसरा एक आया है, इसको दे दिए, तो अगली बार अब ये दुकान की सीढ़ी नहीं चढ़ेगा, उसको देगा उधार। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम प्रैक्टिकल चीजों को कवर करता है कि साहब भले ही कंपनी लॉ कह रहा है डिविडेंड नहीं जरूरत है, बट प्रैक्टिकली अगर आप नहीं दोगे आप सर्वाइव नहीं करोगे। आपकी एक्सपेक्टेशन जो होंगी शेयर होल्डर की एक कंपनी को वो पूरी करनी होगी। इस दुनिया में है क्या, जो चीज किसी एक के लिए इनकम है, हमेशा याद रखना वो किसी दूसरे के लिए एक्सपेंस होगा। आप कल को जॉब करते हो, अगर जब आपके खाते में पैसा आएगा आपको मौज आएगी, है ना? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय ₹2 लाख, है ना? अच्छा अच्छा बोलते हैं, क्यों कम बोले? जिसने दिया होगा उसका तो खर्चा होगा ना, काम एक नहीं करता ये आके है कि नहीं? किसी का इनकम है, किसी का एक्सपेंस है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें ये सब कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं इसमें किस किस तरीके के चैप्टर आएंगे, तो बेसिकली वन तो एक थ्योरी चैप्टर आएगा कि क्या नेचर है, क्या स्कोप है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। सेकेंड चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आएगा, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में हमें ये सिखाया जाएगा कि हमें अगर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, कैपिटल समझते हो, बजट समझते हो, बजट। कैपिटल बजटिंग ये सिखाता है कि हमें किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो हम इसमें करें, किसमें करें, किसमें करें, किसमें ज्यादा फायदा, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये सिखाएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन आएगा कि हम अपने यहाँ पे कितना डेट रखें, कितना इक्विटी रखें। और उससे पहले मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि भैया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कहां से पैसा लाएंगे। मैं आपको ना अपने हिसाब से सीक्वेंस वाइज पढ़ाऊंगा। इस एफएम को ना पढ़ाने की कला होती है, सीक्वेंस इसमें बड़ा जरूरी होता है। तो सीक्वेंस जो इंस्टीट्यूट ने ये चैप्टर में आमतौर पर दिया होता है ना, मैं आपको इससे नहीं पढ़ाऊंगा, दूसरे सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा, और कहीं ना कहीं कुछ लिंकेज करके आपको बार बार दिखाऊंगा कि तभी मैंने ये पहले पढ़ाया था, कि ये पता होगा तब तो ये पता चलेगा। प्रोजेक्ट फाइनेंस थ्योरी एक चैप्टर आएगा। डिविडेंड पॉलिसी, अभी जो मैंने डिविडेंड पे आपको लेक्चर दिया, डिविडेंड दें ना दें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, फाइनेंशियल मैनेजर के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी की बात है। ये डिसीजन बहुत बड़ा होता है साहब, क्योंकि आपने ये डिसीजन अगर गलत ले ली, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कंपनी है, आपकी इच्छा थी कि मान लो ये डिविडेंड दे 10% का, इसने डिविडेंड दे दिया 15% का। अब बताओ आप खुश होगे कि दुखी होगे? खुश होगे। शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे,
15% डिविडेंड दे, जरूरत इच्छा से ज्यादा पूरा कर दिया। इसका कॉन्ट्रेरी व्यू समझो, आज उसने 15% दे दिया, अब अगले साल के लिए आपकी एक्सपेक्टेशन हो गई 15% की। हम सब लालची लोग हैं, हम सब लालची हैं, हम लोग को जितना मिलता है उतने में हमारा हक लगता है। अब अगले साल सुनो, अगले साल इसी कंपनी ने अगर 12% का डिविडेंड दिया, आपको कोई बेकार कंपनी है यार, हमने तो 15% सोच करके शेयर खरीदा था, दिया 12। मानते हो कि नहीं? आप अपने आप को ही देख लो, जैसे जब आप छोटे थे तब लगता होगा कि भाई साइकिल मिल जाए तो बस भगवान मिल गए। ऐसा आप आए हैं कि हमेशा गोल्डन स्पून से? नहीं, ऐसे है ना। फिर अभी हो सकता है अभी आपको स्कूटी बाइक मिल गई हो, और फिर आपको अभी सपने हो गाड़ी के। अब समझो स्कूटी बाइक मिल गई, अगर अब कोई आपसे स्कूटी बाइक छीन के साइकिल पकड़ा दे। जब पहले साइकिल मिली थी छोटे थे तो बड़ी खुशी हुई थी, मोहल्ले में जा जाके अपने दोस्त को दिखाया, देखो मेरी नई साइकिल आई है ना। फिर स्कूटी मिली तब आप लोगों को दिखाते थे, स्टेटस डालते। अब स्कूटी छीन करके एक ब्रांड न्यू साइकिल आपको दे दी जाए, आप स्टेटस डालेंगे? स्कूटी कौन? नहीं डालेंगे, आप दुखी होकर कोवन में बैठ जाएंगे। क्यों भाई? आपकी मानसिक स्थिति अब यह है कि आप तो स्कूटी चलते हैं, बाइक से चलते हैं। जब घर में इस समय एक समय था, इन्वर्टर नहीं हुआ करता था, हम लोग जब छोटे छोटे थे इन्वर्टर नहीं हुआ करता था, मतलब होता भी होगा दुनिया में तो हम लोग के पास इतनी तथा नहीं थी, उतना प्रचलित नहीं था। फिर बीच में क्या हुआ, एक इन्वर्टर आया, एक छोटा इन्वर्टर, एक छोटी बैटरी के साथ। उसमें क्या होता था, ऐसी चिमटी होती थी इन्वर्टर में, बैटरी में लगती थी, और एक टेबल फैन दिया होता था, फिर वो चलता था उससे। एक टेबल फैन और एक सीएफएल होती थी, उसमें एलईडी का जमाना नहीं होता था, वो जलती थी। तब वो जब घर पे लगा, हम बड़े प्राउडली घूमते थे, हमारे घर में है। वो फीलिंग अलग होती थी। फिर उसके बाद वो बड़ा वाला इन्वर्टर का जमाना आया कि अब अच्छा ट्यूबलाइट टीवी भी चल जाएगा इससे। आप समझ रहे? अब ये क्या, अब ये कॉमन हो गई, आम बात हो गई। अब किसी को घर में लगेगा तो ज्यादा खुशी तो क्यों? क्योंकि इच्छाएं बढ़ रही। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिविडेंड पॉलिसी में हमको यही सिखाया जाएगा कि भैया बहुत ज्यादा भी नहीं दे देना, देख करके देना कितना देना है कितना नहीं। वर्किंग कैपिटल एक बहुत बड़ा चैप्टर है, आज की तारीख में बहुत बड़ा इशू है वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल समझते हैं? फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग छोटे में, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब इस चैप्टर में क्या, ये इतने बड़े चैप्टर में ये सिखाएंगे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इस चैप्टर में ये सिखाएंगे कि आज की तारीख में आपका जो वर्किंग कैपिटल है, इसमें बहुत बड़ा ब्लॉकेज है फंड्स का। बहुत सारे व्यापार ऐसे हैं जहां पे बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब आप समझिए, अगर आपकी वर्किंग कैपिटल की नीड है 1 करोड़, इसका मतलब यह है कि 1 करोड़ रुपए आपने कहीं से अगर लोन लेके दिए हैं, लगाए हुए हैं, तो 1 करोड़ पे ब्याज जा रहा है। वहीं पे अगर आप उसको सही से स्ट्रीमलाइन कर लें, आप उसको सही कर ले, तो हो सकता है वो आपका काम 70 लाख में हो जाए। 30 लाख रुपए बच जाएंगे, यानी 30 लाख पे ब्याज बच जाएगा। अगर साल का 10% का ब्याज भी पकड़ ले तो 3 लाख रुपए बचे, 3 लाख रुपए बचे यानी प्रॉफिट कमाया। वर्किंग कैपिटल में हमको ये सिखाया जाएगा कि कैसे हम वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर सकते हैं। ये समझ में आया? ठीक है सर। आज हम लोग किससे शुरू करने वाले हैं? आज हम लोग बेटा शुरू करेंगे, हमारा एक लेसन नंबर 3 है कैपिटल स्ट्रक्चर का। हम लोग बहुत मैं अपने हिसाब से आपको बड़ा स्टेप वाइज पढ़ाऊंगा। कैपिटल स्ट्रक्चर का एक चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक है लेवरेज का, हम उससे शुरू करेंगे। मतलब पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर से नहीं शुरू करेंगे, तो सर कहां से शुरू करेंगे? मैं लेवरेज से। अच्छा 40 नंबर की ये एसएम का पार्ट है, थ्योरी बड़ा इजी पार्ट है, ठीक है ना। मैं तो एफएम पढ़ाऊंगा आपको, तो मैं शुरू करने वाला हूं लेवरेज के चैप्टर से। और शुरू करने से पहले पहले एक चीज आपको समझाऊंगा, फिर 5 मिनट का मौका दूंगा ताकि आप कॉपी में लिख ले। लेसन नंबर 3 है कैपिटल स्ट्रक्चर का, लेकिन टॉपिक उठाया है मैंने सबसे पहले लेवरेज, क्योंकि बच्चे को जब ये पता होगा तो बाकी चीजें समझ में आएंगी, रटना नहीं पड़ेगा। जिसमें मैंने कहा सबसे पहले तो एक टेबल बनाई है, दिख रही है आपको? एक टेबल है ना। पहले नोट करेंगे कि पहले समझेंगे? एक काम पहले करेंगे, आप बताइए क्या करना चाहते हैं? पहले नोट करेंगे? चलिए पहले नोट करें, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक वो खुजली बंद नहीं होगी। जल्दी से नोट करेंगे। देखने वाली बात होगी कि कॉपी करने में, नोट करने में, टीपने में कौन सा बच्चा तेज है। जल्दी से नोट करते हुए, घड़ी देख के 1 मिनट है आपके पास नोट करने के लिए। ऊपर हेडिंग डाल लेना, लेसन 3 है कैपिटल स्ट्रक्चर का, जिसमें टॉपिक है लेवरेज। क्या मतलब होता है सब समझाऊंगा, उसके बाद ये टेबल आप फिर पहले नोट करेंगे, पहले नोट करो फिर मैं समझाना शुरू करूंगा।
ये जो टेबल है ना, ये जो आप नोट कर रहे हैं, ये ना केवल इसी चैप्टर में नहीं, ये पूरे एफएम में काम आएगी। तो मैंने ना एक बार में आपको वो चीज करवा दी जो आगे बहुत बार टकराएगी। और क्या करवाया है, क्या लिखवाया है, एक बार समझा देता हूं। देखो, सेल्स में अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो जो फिगर बचती है, जो आती है, वो कंट्रीब्यूशन आता है। क्या आता है? आपको दिख भी रहा होगा अगर देखते जाएं। सेल्स में पहले तो हमें अपने दिमाग में टेबल बैठानी पड़ेगी। सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। कंट्रीब्यूशन में जब हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो ईबीआईटी आता है। ईबीआईटी का फुल फॉर्म है, लिखा भी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कुछ लोग इसको पीबीआईटी भी बोलते हैं, प्रॉफिट, पी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी भी बोलते हैं। और इसका एक और नाम भी होता है ईबीआईटी का, इसको ऑपरेटिंग इनकम के नाम से भी बोला जाता है। लिखना हो तो लिख लीजिए, ईबीआईटी और ऑपरेटिंग इनकम भी बोला जाता है। नहीं, अगर कोई भी आपको ऑपरेटिंग इनकम बोली है कहीं पे तो यानी ईबीआईटी दिया हुआ है। यानी सेल्स में माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन आता है, माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट तो ईबीआईटी आता है, इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर हम उसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट तो आता है ईबीटी। ईबीटी का फुल फॉर्म क्या हुआ बेटा? अर्निंग बिफोर टैक्स। ईबीटी में टैक्स माइनस करते हैं तो ईएटी आता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स जो बचता है ना, ये पूरा का पूरा इक्विटी वालों का नहीं होता। अगर आपकी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं तो पहले इसमें से आपको देना पड़ेगा प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड। तभी वो प्रेफरेंस वर्ड का मतलब ही यही है कि उनके पास प्रेफरेंस होती है, एक तो रिडेम्पशन के इक्विटी से पहले होगा और दूसरा डिविडेंड इक्विटी से पहले उनको मिलेगा। तो इसमें से माइनस होता है प्रेफरेंस का डिविडेंड। जब हम प्रेफरेंस का डिविडेंड भी माइनस कर लेते हैं, अब जो अर्निंग बचती है ये इक्विटी वालों के लिए बचती है, जिसको मैंने लिख रखा है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और कोई अगर हमसे ना अर्निंग पर शेयर पूछ ले, ईपीएस पूछ ले, एक आधे क्वेश्चन तो इसी पे मिल जाएंगे, ईपीएस बता दो। ईपीएस पूछ ले तो हम केवल इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आ जाएगा ईपीएस। ठीक, एक बार और पढ़ते हैं, फिर हम लोग ना ये छुपा करके समझेंगे, या यूं कहें तो आपसे सुनेंगे। सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, कंट्रीब्यूशन आया। कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस करी, ईबीआईटी आया। ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस किया, ईबीटी आया। अच्छा, ईबीआईटी का फुल फॉर्म अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ईबीटी का फुल फॉर्म अर्निंग बिफोर टैक्स। ईबीटी में टैक्स माइनस किया, ईएटी आया, दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स। ईएटी में प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस किया तो बचा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। ठीक है ना? एक बार इसको हटाते हैं, इसे ब्लैंक खोल देते हैं, आप भी अपनी कॉपी बंद कर देना। अब सबसे साथ में बोलते चलिए, सबसे पहले सेल्स, फिर उसमें क्या माइनस करिए? वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। फिर उसमें क्या माइनस करते हैं? फिक्स कॉस्ट, तो क्या आता है? ईबीआईटी। ईबीआईटी का फुल फॉर्म अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस करते हैं, क्या आता है? ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर उसमें से टैक्स माइनस करते हैं तो आता है ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं तो आता है, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो, नहीं होगा तो जीरो हो जाएगा। तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद बचता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। फिर इसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो आता है अर्निंग पर शेयर। यहां तक बात गई? अब सुनो, केवल इतना देखो इस समय जितना आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जितना मैंने खोला है। क्या दिख रहा है इस समय? इस समय हमको दिख रहा है सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट ईबीटी। दिख रहा है?
इसके आगे पीछे कुछ ना देखो, केवल इतना देखो। अगर मैं आपको पूछूं कि इतने में कितनी जगह पे फिक्स कॉस्ट लिखा है, कौन कौन सी फिक्स कॉस्ट है? दिख रहा है ना सभी को? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट ईबीटी। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें से कौन कौन सी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है, ये आपको दिख ही रहा है साफ साफ, वैसे भी आप बता सकते हो। बड़ा इजी सा सवाल पूछा है आपसे भाई, जाहिर सी बात है एक दिख रही है आपको, नाम से लिखी हुई है, कहां है भैया? ये है ना, फिक्स कॉस्ट के नाम से लिखा है, यानी कितनी दिख रही है? एक की दो? एक साहब, दो है। इतने इतने में हमको क्या दिख रहा है? इतने में तो टैक्स हमने आपको दिखाया ही नहीं जानबूझ के। क्या दिख रहा है? इंटरेस्ट। ये भी बेटा फिक्स कॉस्ट होती है सर, फिर इसको आपने फिक्स कॉस्ट नहीं लिखा, है तो फिक्स कॉस्ट ही। जरा समझो, आप बैंक से लोन लाते हो, बैंक ने कहा लेट से 10% का ब्याज है। अब तुम पैसा कमाओ या ना कमाओ, ब्याज देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। क्या बैंक को ये बोल सकते हो नहीं कमाया नहीं लेना? या बैंक ये बोल सकता है तुमसे, इस बार तुम हमसे तो लेके गए थे 1 करोड़ का लोन, 10 करोड़ कमा लिया, हमको लाओ 9 करोड़ का ब्याज, हमको लाओ। फिर तो हमारा और आपका जो तय हुआ हमसे तो उतना ही लोगे। बेसिकली इंटरेस्ट जो होता है ना, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है सर। देखो, एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट का बंटवारा, कि हमने प्रॉफिट कमाया, अब उसमें से इतना तुम्हारा इतना तुम्हारा। कुछ होते हैं ऐसे खर्चे जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, जो कर देना ही है, उनको इससे मतलब नहीं तुम्हारा प्रॉफिट हुआ कि नहीं। फैक्ट्री रेंट पे लेके आए, रेंट देना ही है। मैनेजर को सैलरी पे रखा, देनी है। यानी इस पूरे में दो फिक्स कॉस्ट हमको दिख रही हैं, एक जो फिक्स कॉस्ट के नाम से ही लिखी हुई है, और एक इंटरेस्ट। अगर मैं और रोशनी डालूं तो एक जो फिक्स कॉस्ट के नाम से लिखी है, इसको हम लोग कहते हैं कि ये है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये होती है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेशन से जुड़ी हुई, प्रोडक्शन से जुड़ी हुई। तो सर इंटरेस्ट वाली कौन सी होती है? इंटरेस्ट वाली होती है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। मैंने आपको कहा कि दो तरीके की फिक्स कॉस्ट होती हैं, एक फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेट कर रहे हैं, मशीन है, रेंट है, मैनेजर की सैलरी है, ऑपरेशन से जुड़ी हुई, प्रोडक्शन से जुड़ी हुई, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। और एक होती है फाइनेंस, जहां से लाए हो, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। दो कॉस्ट होती है। अब इन दो कॉस्ट का इस चैप्टर से क्या लेना देना है, या इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लेवरेज, आखिर ये होता क्या है, लेवरेज का मतलब क्या होता है, जरा समझिएगा। लेवरेज बना है वर्ड लीवर से। लीवर मींस गियर। जैसे गाड़ी देखी है आपने, मे बी 2 व्हीलर बाइक्स वगैरह में गियर होते हैं, या 4 व्हीलर गियर होते हैं। गियर का काम क्या होता है? गाड़ी में गियर का काम क्या होता है? स्पीड अप के लिए, राइट। जाहिर सी बात है, अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं, है ना, 180 की स्पीड पे चला रहे हैं, तो आप 5th गियर पे या 6th गियर पे, कार जो भी है आपकी जितनी भी गियर की, आप उस पर डालेंगे, दैट मीन्स स्पीड के लिए। जब उठानी होती है पहली बार, तो पहले गियर पे, फिर दूसरे पे, फिर और थोड़े पे आप गए तीसरे चौथे, और आप बिल्कुल स्मूथ चलते जा रहे हैं, तो 5वें गियर पे कि भैया मेहनत कम लग रही है, 5वें गियर पे गाड़ी में एक्सीलेटर आप कम दबा रहे हैं, गाड़ी भाग रही है। यही होता है। आप समझते हैं मेरी बात को? लेवरेज का मतलब वही है। सर यहां पे कार कैसे आ गई, जरा समझो यहां पे क्या मतलब है। एफएम में लेवरेज का मतलब क्या है? लेवरेज का मतलब है हम बिजनेस को फिक्स कॉस्ट डाल के कोशिश कर रहे हैं गियर अप करने की, कोशिश कर रहे हैं लीवर अप करने की। या कई बार और इसका एग्जांपल दें अगर, तो कई बार क्या होता है, जैसे मशीन्स होती हैं जो हैवी हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करती हैं, नहीं, मशीन्स होती है ना, जैसे लोग देखते देखते रहते हैं, वो न्यूज़ में मीम्स आते हैं, जेसीबी की खुदाई, सब देख रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी मशीन्स हैं आज की तारीख में, वो हैवी ऑब्जेक्ट्स लिफ्ट कैसे करती हैं? गियर की मदद से, लीवर की मदद से। ठीक है ना? यहां पे एफएम में क्या मतलब है, जरा एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। मैंने सब लिया हुआ है, आपको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मेरी तरफ बस देखिएगा इधर।
एग्जाम्पल ये है लेवरेज को समझाने के लिए, ऊपर हेडिंग है एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लेवरेज, राइट, बस इतनी हेडिंग है, केवल देखिएगा, इसको नोट करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इस कंपनी में क्या है, आपको दिख रहा है ना, इतना ही मैं दिखाना चाह रहा हूं इसलिए इतना दिखा। इस कंपनी में क्या है, इसके यहां सेल्स हुई 100 की, मान लो ये फिगर्स इन थाउजेंड्स हैं, लैक्स हैं, कुछ भी, मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए छोटी फिगर्स रखी हैं, जल्दी दिमाग में जाती है। सेल्स हुई 100 की, वेरिएबल कॉस्ट लेट्स से 40 की है, तो कंट्रीब्यूशन 60 आया, फिक्स कॉस्ट इसकी 20 है, तो ईबीआईटी 40 आया। अच्छा, अभी मैं जो ये आपको टेबल दिखा रहा हूं केवल ईबीआईटी तक दिखा रहा हूं, और इसमें जो फिक्स कॉस्ट है ये कौन सी है, अगर मैं आपको पूछूं, अभी तो मैंने आपको दो सिखाई ना, एक फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है कि फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो इसकी फिक्स कॉस्ट है 20 की, और इसका ईबीआईटी आया 40 का, एज्यूम फिगर है सारा, एज्यूम डेटा है। हुआ क्या, अगले साल इस कंपनी ने बड़े अच्छे से खूब मन लगा के मेहनत करी, और इसने ना अगले साल अपनी सेल को डबल कर लिया, पूरी बात सुनते जाना ध्यान से, सेल डबल कर लिया, यानी पहले साल 100 थी, तो मान लो ईयर 2 में इसने क्या किया, सेल को 200 कर लिया। अगर सेल 200 हुई तो प्रॉफिट पहले 40 था, तो अब कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। चलो चेक करते हैं, सेल 200 हुई, वेरिएबल कॉस्ट दुगनी होगी कि नहीं, वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज आएगा कि नहीं। मान लो पहले हम लेट्स से 100 पेन बनाते थे, 40 रुपए के बनते थे, अब हम 200 पेन बनाते हैं, 80 के बनेंगे ना, वेरिएबल तो उसी प्रोपोर्शन में चेंज हो जाएगी जिस प्रोपोर्शन आपकी सेल चेंज हुई। 80 की वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन 120, फिक्स कॉस्ट 20 की 40 हो जाएगी, बोलो हाँ, हाँ बोलो हाँ, नहीं चेंज होगी साहब, तो फिक्स कॉस्ट कितनी रहने वाली है, अच्छा वो तो 20 रहने वाली है, जब फिक्स कॉस्ट 20 रहने वाली है तो ईबीआईटी 80 नहीं होगा, 100 होगा। यानी ईयर 2 में अगर मैं आपसे बात करूं, तो ईयर 2 में अगर आपने अपनी सेल, अब आपको देखो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है, ईयर 2 में अगर आपने अपनी सेल दुगनी कर ली, तो ईबीआईटी 40 का 80 ना होके दुगने से भी ज्यादा हुआ। मतलब हमने थोड़े एफर्ट्स करे, सेल दुगनी करी, भगवान ने रिजल्ट हमको दुगने से भी ज्यादा दिया। दैट मीन्स हमारा प्रॉफिट गियर अप हो गया, लीवर अप हो गया, तेजी से भागने लगा। प्रॉफिट डबल नहीं हुआ, डबल से, यह है फिक्स कॉस्ट की खूबसूरती। इसी चीज को हम कहते हैं लेवरेज। लेवरेज का मतलब है गियर अप करना, लीवर अप करना, किसी चीज को एक गति देना, कि अगर जैसे इस क्वेश्चन में कोई हमसे पूछे सेल में जो चेंज हुआ, तो हम कहेंगे सेल 100 की 200 हो गई, यानी 100% चेंज हुआ, 100% से सेल बढ़ गई, 100% बढ़ गई, दुगनी हो गई ना। लेकिन ईबीआईटी 100% से भी ज्यादा बढ़ा। अच्छा, किसी का अगर परसेंटेज चेंज कभी निकालना पड़े कि कितने परसेंट चेंज हुआ कोई चीज, तो इसका बड़ा सिंपल तरीका होता है। इसका सिंपल तरीका ये होता है, कभी भी किसी चीज में परसेंटेज चेंज निकालना है, तो आप क्या करिए, आप न्यू फिगर लीजिए माइनस ओल्ड फिगर डिवाइड बाई ओल्ड फिगर, और परसेंटेज में चाहिए तो इनटू 100। मतलब अगर मेरे को इसमें परसेंटेज चेंज इन सेल निकालना है, तो न्यू फिगर बताना, सेल, नई सेल 200 माइनस ओल्ड सेल 100 अपॉन ओल्ड सेल 100, और परसेंटेज में चाहिए तो इनटू ऊपर 100। जरा करो एक बार, 200 माइनस 100, या कैलकुलेटर आपके पास हो तो आप उसमें कर सकते हो, दिमाग में कर सकते हो, या मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए इजी कर देता हूं। अगर परसेंटेज चेंज, आप नोट मत करना, परेशान ना होना, इन सेल निकालना हो तो न्यू सेल 200 माइनस ओल्ड सेल 100 अपॉन 100, और ये थोड़ी जगह कम है तो इसको काट के लिख रहा हूं, इंटू 100। जरा करो कितना होता है, 100%, सेल बढ़ी 100% से। अगर ऐसे ही मेरे को निकालना हो परसेंटेज चेंज ईबीआईटी में कितना हुआ, तो यहां लिखता हूं, ठीक है ना, ईबीआईटी में जरा था ना, नया ईबीआईटी कितना है, 100, पहले 40 था, अब 100, ओल्ड ईबीआईटी दिख रहा है ना आपको, 40 अपॉन ओल्ड ईबीआईटी 40 इंटू परसेंटेज चाहिए तो 100। सॉल्व आप करके बताओगे क्या, 80 अपॉन 40 इंटू 100, कैलकुलेटर आपके यहां से अलाउड है, आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। हाँ सॉरी, 60 होगा। ऐसी छोटी छोटी बातें मेरी माफ कर देना, ठीक है ना। हाँ, कितना होगा बताओ, 150 होगा, मतलब आप कैलकुलेटर करके बताओ ना, मेरे को नहीं आता। 150% होगा, कितना होगा, कैलकुलेटर करो, 60 अपॉन 40 इंटू 100,
150% पक्का सभी लोग ये कह रहे हैं। कैलकुलेटर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं आप लोग? कुछ लोग तो ऐसे उंगलियों से कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कैलकुलेटर लाउड है। मतलब सेल बढ़ी है, इधर देखिएगा, सेल बढ़ी है 100% से, वहीं पे हमारा ईबीआईटी 100 से ना बढ़ के 150% बढ़ा। इसको हम कहते हैं मैग्नीफाइंग इफेक्ट दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? मैग्नीफाइंग इफेक्ट दिखाई दिया ईबीआईटी में। दैट मींस सेल में चेंज अगर इतना हुआ तो ईबीआईटी में चेंज इतना ना होके इससे ज्यादा हुआ। ये हुआ बिकॉज ऑफ लेवरेज, और शुद्ध हिंदी में जाए तो ये हुआ बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। एक और एग्जांपल है मेरे पास, एक और कंपनी है वाई लिमिटेड। इसके यहां क्या है? इसके यहां फिक्स कॉस्ट नहीं है। इसके यहां सेल है 100 की, केवल वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल सोर्सेज इसने लगा रखे हैं, फिक्स कॉस्ट नहीं लगा रखी। वेरिएबल कॉस्ट लेट से 50 की, कंट्रीब्यूशन 50, फिक्स कॉस्ट 0, ईबीआईटी 50, एज्यूम फिगर है यहां पे भी। अगले साल इसने भी बहुत मेहनत करी, इसने अपनी सेल डबल कर ली। 100 की कितनी कर ली? 200। अब बताओ 100 की सेल अगर 200 हो जाएगी, यहां लिख रहा हूं, फिर वेरिएबल कॉस्ट 50 की 100 हो जाएगी, कंट्रीब्यूशन 100, फिक्स कॉस्ट 0, ईबीआईटी। आप इसका देखें अगर तो सेल दुगनी हुई और ईबीआईटी भी केवल दुगना हुआ। मैग्नीफाइंग इफेक्ट नहीं दिखाई दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट। यानी इसके यहां पे हम बात करें तो लेवरेज का फायदा इसको नहीं मिला। अब देखिए मैंने सब लिखा हुआ है। यानी अगर इसके लिए बात करते हैं तो इसकी ईयर 2 में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो ईबीआईटी था वो केवल दुगना ही हुआ। तो अगर चेंज निकालेंगे, चेंज इन ईबीआईटी, तो 100% ही आया, और सेल का चेंज तो 100% ही था ही। और मैंने फॉर्मूला लिखा है कि कुछ नहीं, इसका तरीका क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकालना है। तो चेंज इन ईबीआईटी, चेंज इन ईबीआईटी मतलब डिफरेंस, न्यू ईबीआईटी माइनस ओल्ड ईबीआईटी, इनटू 100 क्योंकि परसेंटेज में करना, और डिवाइड बाय ओल्ड ईबीआईटी। वैसे ही नीचे तो वो तो आपको ये नहीं याद करना है, आपको ये मैंने सिंपल बताया, किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज निकाल लो तो न्यू फिगर माइनस ओल्ड फिगर डिवाइड बाय ओल्ड फिगर इनटू 100। अगर हम बात करें इस बात से हमें क्या समझ में आई, फायदे में कौन सी कंपनी रही, एक्स लिमिटेड की वाई लिमिटेड? एक्स लिमिटेड। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि फिक्स कॉस्ट होना यानी अच्छी बात की खराब बात? अच्छी बात दिखाई दे रहा है हमको। क्यों दिखाई दे रहा है हमको? एक्स लिमिटेड ने थोड़ी मेहनत करी और उसकी मेहनत ज्यादा रंग लाई है। वाई लिमिटेड ने ज्यादा मेहनत करी लेकिन उतनी ही रंग लाई है। समझ गए? तो आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि फिक्स कॉस्ट अच्छी बात। चलो एक और एग्जांपल है मेरे पास जो मैं लिखूंगा, ध्यान से आप सिर्फ सुनना। मान लो अगले साल क्या हुआ, तीसरे साल चाइना ने कोरोना फैला दिया, बहुत ही बेकार स्थिति हो गई। घर वाले भी एक दूसरे से डर रहे थे तो बाहर ही कौन निकलता, लॉकडाउन अलग लगा था, व्यापार बिल्कुल ही स्थिति चौपट हो गई। तब भी एक्स लिमिटेड ने बड़ी मेहनत करी, मेहनती कंपनी हमेशा से रही है, और पहले साल जितनी उसने सेल करी थी उसकी आधी सेल तब भी कर पाई। इतनी कठिन सिचुएशंस में भी इसने सेल आधी करने में अचीव करा। पहले साल अगर 100 सेल करी थी तो आधी कर पाई, 100 की 50। अगर सेल आधी हुई तो वेरिएबल कॉस्ट आधी हो जाएगी, 40 की 20। अच्छा एक बात और समझें, जैसे पहले ईबीआईटी अगर 40 था जब 100 की सेल थी, तो अगर अब सेल आधी है तो ईबीआईटी भी आधा होना चाहिए, 20 होना चाहिए। चेक करते एक बार जरा, 50 की सेल हुई, वेरिएबल कॉस्ट 20, कंट्रीब्यूशन 30 का, फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगी 20, तो ईबीआईटी आया। ये क्या हुआ? सेल आधी हुई लेकिन ईबीआईटी आधे से कम हुआ। अच्छा वाई की बात करते हैं, वाई लिमिटेड। भाई अगर कोरोना आया तो दोनों के लिए ही था ना। इसने भी मान लो आधी सेल हो गई, इसकी भी ईयर 3 में आधी सेल हो गई, यानी 100 की 50। तो क्या इसके प्रॉफिट जैसे पहले 50 होते थे तो क्या अब आधे हो जाएंगे 25, कि उससे भी कम? जैसे ऊपर वाले में तो हमने देखा कि पहले 40 होते थे तो अब 20 नहीं, उससे भी कम 10 हुए प्रॉफिट। तो इसमें क्या होगा आपको क्या लगता है, बिना ऐसे ही तुक्का मारो तो आधे होंगे? चलो चेक कर दे एक बार। सेल हुई 100 की आधी 50, वेरिएबल कॉस्ट 50 की आधी 25, तो कंट्रीब्यूशन 25, फिक्स कॉस्ट थी नहीं, ईबीआईटी 25। अब कौन खुश घूम रहा है? वाई।
तो आपकी जो पहली स्टेटमेंट थी, आपने कहा फिक्स कॉस्ट जितनी ज्यादा उतनी अच्छी बात, या फिक्स कॉस्ट होना अच्छी बात, जो भी आपने बोला, अभी भी आप उस स्टेटमेंट पे कायम है कि चेंज हुई है? चेंज हुई है, क्योंकि जरा समझिए, अगेन समझिए, अगर ये लाइन होती कि फिक्स कॉस्ट जितनी ज्यादा उतनी अच्छी बात, मैं इतनी मगजमारी नहीं करता आपके साथ। आज हम क्लास में आते, मैं एक शीट आपको देता, उसमें एक लाइन लिखी होती, फिक्स कॉस्ट जितनी ज्यादा उतनी अच्छी बात, बस घर जाओ। फिक्स कॉस्ट यानी लेवरेज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये लेवरेज लीवर अप, गियर अप, एडवांटेज भी हो सकता है और डिसएडवांटेज भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द इफेक्ट्स। आप अपने व्यापार में उतनी फिक्स कॉस्ट रखिए जितना आपको लगता है कि आप झेल पाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे। बहुत ज्यादा फिक्स कॉस्ट तब तो खुशियां देगा जब बिजनेस बूम पे है, बिजनेस ग्रो हो रहा है, आप और तेजी से ग्रो करोगे। रीजन नहीं, फिक्स कॉस्ट उतनी ही है, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो फिक्स कॉस्ट उस तेजी में बढ़ी नहीं आपकी। फिक्स कॉस्ट अगर आपके पास 5 लाख की थी, फिक्स कॉस्ट 5 ही लाख रुपए है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, फिक्स कॉस्ट उतनी, अल्टीमेटली सेल बढ़ने से प्रॉफिट अच्छे से बढ़ने लगेंगे। लेकिन अगर कभी हवा उल्टी चलने लगी तो साहब उतनी ही तेजी में चोट भी लगेगी। नहीं, स्लो चलेते हैं जैसे कुछ लोग तो देर से पहुंचते हैं। देखिए, 3 तरीके के लोग आपको बताता हूं, फिर से कार का एग्जांपल लेता हूं। एक लोग होते हैं जो बड़ा धीमे धीमे, रोड खाली भी पड़ी है तो कार चला रहे 10 की स्पीड में, पीछे से दूध वाला भी आगे निकल गया साइकिल में बैठ के। एक पिक्चर भी आई थी, वो कौन सी पता नहीं पिक्चर आई थी, अक्षय कुमार वगैरह होते हैं, फरीन होता है उसमें शायद, कौन था, फरहान अख्तर या नहीं, फरीन नाम होता है ना उसका, क्या नाम है, बेबी करके है बेबी। हाँ, जो भी पिक्चर आई थी उसमें वैसे ही दिखाते हैं ना, विद्या बालन होती है। एक तो वो होते हैं। अच्छा, दूसरी कैटेगरी के एक लोग होते हैं जो एक्सीलेटर में ईटा रख के चलाते हैं, कि कहीं से भी निकलना है, पी रोड की गलियों से भी निकलना है तो सामने वाला खुद ही भागेगा इधर उधर। और एक होते हैं जो मॉडरेट चलाते हैं, कि देख के करना है कहां पे क्या क्या नहीं। अगर बहुत धीमे रफ्तार होगी तो आप जहां भी पहुंचेंगे, किसी की शादी में जा रहे हैं तो आप समझ गए आगे क्या ही बोले, ठीक है, आपने जो समझा वही मान लीजिए, ठीक है, तो लेट पहुंचेंगे। और बहुत तेज रफ्तार होगी, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। मॉडरेट रफ्तार होनी चाहिए। इसी चीज को अगर फिक्स कॉस्ट में रखते हैं, अगर बहुत ज्यादा फिक्स कॉस्ट होगी तो साहब कई बार गले की हड्डी भी बन सकती है। ये चैप्टर हमें कहीं ना कहीं यही सिखाएगा। यानी ये चैप्टर लेवरेज जो है, ये 2 तरीके की फिक्स कॉस्ट से डील करता है, एक फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट से डील करता है और एक फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट से डील करता है। अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर हमको लेवरेज सिखाएगा, एक ऑपरेटिंग लेवरेज सिखाएगा, एक कंबाइंड लेवरेज सिखाएगा। अभी सिर्फ सुनते रहो, सब लिखा मिलेगा, अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। एक ऑपरेटिंग लेवरेज सिखाएगा, एक कंबाइंड नहीं, उससे पहले फाइनेंशियल लेवरेज सिखाएगा, कंबाइंड छोड़ो, एक ऑपरेटिंग लेवरेज सिखाएगा, एक फाइनेंशियल लेवरेज सिखाएगा। ऑपरेटिंग लेवरेज में वो हमें ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट बताएगा कि क्या होता है, उसकी वजह से क्या फर्क पड़ता है, समझाऊंगा। और फाइनेंशियल लेवरेज में वो हमें फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट बताएगा। और एक तीसरा लेवरेज भी वो सिखाएगा, कंबाइंड लेवरेज, उसमें वो इन दोनों की फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट बताएगा, ऑपरेटिंग का भी और फाइनेंशियल का भी। अगर मैं आपसे कहूं देयर आर डैश टाइप्स ऑफ लेवरेज, ऑप्शन देता हूं, 2 टाइप्स ऑफ लेवरेज और 3 टाइप्स ऑफ लेवरेज। 3 टाइप्स ऑफ लेवरेज कौन कौन सा? ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज इज एसोसिएटेड विद ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, whereas financial leverage is associated with financial fixed cost, and combined leverage also known as total leverage, combined leverage को कुछ लोग total leverage बोलते हैं, combined leverage is associated with both operating as well as financial fixed cost। और ये क्यों निकालते हैं, इसको निकल के क्या इसका इंप्लीकेशन होता है प्रैक्टिकल जीवन में, ये सब सीखेंगे अगली क्लास में, ठीक है। अभी के लिए कोई डाउट हो आपका तो पूछ लीजिए, अगली क्लास तक आज जो पढ़ाई खा तो नहीं जाओगे, भूल तो नहीं जाओगे, ठीक है, थैंक यू।